हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने भी कंप्यूटर का एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग कंप्यूटर को बहुत डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। इसमें हम लोगों की 3 क्लास हो चुकी हैं। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सीखा है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखने वाले हैं, यानी कंप्यूटर जो है उसका वर्गीकरण कितने पार्ट्स में किया जाता है, फिर उनके जो पार्ट हैं उनका भी वर्गीकरण हम लोग कितने पार्ट्स में करते हैं। इस तरह से जो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं हम लोग सबको बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, हम लोगों की जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने सारणी को समझ लिया था। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है वो 3 पार्ट्स में किया जाता है। या एक आप देखेंगे बेस्ड ऑन साइज, एक बेस्ड ऑन टाइप और बेस्ड ऑन पर्पस। अब इनका भी जो है उसका भी वर्गीकरण हम लोग करते हैं। जैसे साइज के आधार पर हम लोग 4 भाग में बांटते हैं कंप्यूटर को, या 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। टाइप के आधार पर 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं और आप देखेंगे पर्पस के आधार पर 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं। ये सारी चीजें हैं, इन्हीं को आज की क्लास में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। अब जो ये चीजें हैं कई बार एग्जाम में इस तरह के फैक्ट भी आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि कंप्यूटर जो है उसका वर्गीकरण किया जाता है साइज के आधार पर 4 भाग में, टाइप के आधार पर 3 भाग में, पर्पस के आधार पर 2 भाग में, और इस तरह से एक कोई ऑप्शन दे देगा जिसको गलत कर दिया या इन्हीं में से कोई एक गलत कर दिया, और उस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस तरह के फैक्ट भी याद रख सकते हैं, मतलब याद तो रखनी है, क्योंकि क्या होता है कई बार कि नॉर्मल क्वेश्चन को भी टफ बनाया जा सकता है अगर हम लोग उसकी बहुत डिटेलिंग में अलग अलग तरह से पूछें। तो ये चीजें हो गई। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हीं को अच्छे से समझते हैं। जैसे आप देखेंगे बेस्ड ऑन साइज, फिर आ गया कि 4 भाग में बांटा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये चीज क्या है ना, जैसे इस तरह से लिखा है, आप लोगों को जब याद करना है तब इस तरह से करना, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फिर इधर आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उसके बाद आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। इस तरह से क्यों याद रखना है, जो जब मैं इसका चार्ट बना रहा था तब वो इधर लिख गया मुझसे गलती से, लेकिन आप लोगों को इस तरह से क्यों याद रखना है, क्योंकि इस तरह से जब हम लोग कंप्यूटर आगे बढ़ते जाते हैं तब क्या उनके कार्य करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी, वो सारी चीजें बढ़ती जाती हैं इसी तरह से। अब इसको अभी हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे पहला पार्ट जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जैसे आज के टाइम पर हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो जो है माइक्रो कंप्यूटर ही है। जो भी जैसे आपने देखा होगा कोई भी पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे कंप्यूटर जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर के आप देखें आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें डेस्क या ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। आप देख ही सकते हैं कि लैपटॉप वगैरह कितने छोटे हम लोग कहीं भी लेकर जा सकते हैं, और जो ये है ये पोर्टेबल डिवाइस होते हैं। अभी भी चीज़ है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए आ गया है टर्म। तो अगर इस तरह से कभी आ जाए पोर्टेबल डिवाइस कौन सी होती हैं, तो जिन डिवाइस को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप है हम लोग अपने हाथ में लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ये पोर्टेबल डिवाइस हो गई। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, माइक्रो कंप्यूटर जो है इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी चीज है। अब माइक्रो प्रोसेसर जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 1971 में टेड हॉप ने बनाया था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है इसकी शुरुआत 1971 में टेड हॉप ने की थी। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो माइक्रो कंप्यूटर है, व्यापार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कार्यालय में। आजकल आप देखते हैं हम लोग कंप्यूटर जो यूज करते हैं उनका हम लोग किसी भी जगह पर कर सकते हैं, जैसे टीचिंग में भी हम लोग करते हैं, या कहीं पर भी आप हो गया तो आप लोग कहीं पर भी इनका यूज कर सकते हैं। इन्हें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये चीज हो गई। अब पर्सनल कंप्यूटर जो है ये भी है कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित पर्सनल कंप्यूटर जो है ये मिक्राल था, जिसे 1972-73 में R2E ने बनाया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है मिक्राल, जिसे 1972-73 में R2E ने विकसित किया। पर्सनल कंप्यूटर का विकास जो है वो सबसे पहले IBM द्वारा किया गया, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसके द्वारा किया गया है, IBM के द्वारा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और 1971 ईस्वी में टेड हॉप द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया। ये चीजें हो गई। अब ये भी है, जब 1971 में जब किया गया है तब इस टाइम पर कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही थी, तो तीसरी पीढ़ी चल रही थी। तो यही चीज है।
तो ये भी कई बार आ जाता है कि पर्सनल कंप्यूटर जो है उनकी शुरुआत कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुई है, तो तीसरी पीढ़ी में हुई है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी। अब ये चीज़ें जब आप अच्छे से समझेंगे तब आपको समझ आएगा। जैसे किस तरह से आप देखेंगे, जब माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हो गई थी तो उसके बाद मैंने आपको बताया था जब हम लोग पीढ़ियाँ पढ़ रहे थे कि जब माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई, आईसी चिप आने लगी, ये सारी चीज़ें, तब कंप्यूटर जो था उसका साइज एकदम से बहुत कम हो गया। पहले जो थे बहुत बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर आते थे, लेकिन जैसे ही इनका विकास हुआ तो कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए। अब सिंपल सी बात है, जब कंप्यूटर का साइज एकदम से कम हो जाएगा तो यहीं से पर्सनल कंप्यूटर जो है उसके बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो 1971 में जब माइक्रो प्रोसेसर बना है तब आप देखेंगे इसके बाद जो है तभी पर्सनल कंप्यूटर जो है उसकी शुरुआत हो गई है। तो यही है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो पर्सनल कंप्यूटर था वो 1972-73 में मिक्राल जो था वो बन गया था। तो इस तरह से जब हम लोग सारी चीज़ों को लिंक करते हुए समझेंगे तब बहुत अच्छे से हम लोगों को चीज़ें समझ आ जाएंगी। आगे आते हैं। आगे देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर जो इसके प्रकार कौन से हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, नोटबुक या पाम टॉप, पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और टैबलेट कंप्यूटर। इस तरह के जितने भी कंप्यूटर हैं सब आप देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। जैसे मोबाइल फोन वगैरह जो भी हैं ये भी एक तरह के कंप्यूटर ही हैं। अब देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। ये जैसे आप देख सकते हैं इधर इसका फोटो दिया गया है, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीजें हैं। अब यही एक जो है कि वो क्या है कि मतलब जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर का हम लोग यूज कहाँ पर कर सकते हैं, तो हम लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं पर भी जाते हैं, बैंक में जाते हैं, वहाँ पर भी आपने इस तरह के देखे होंगे, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी देखे होंगे, अगर आप लोग कहीं मेडिकल वगैरह में जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी आपने देखे होंगे इस तरह के। तो जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसका यूज हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, घर, स्कूल, कार्यालय में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। और एक चीज़ है, आज के टाइम पर अगर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जो यूज़ होते हैं तो वो पर्सनल कंप्यूटर ही यूज़ होते हैं। इसके बाद दूसरा आएगा देखिए लैपटॉप। अब लैपटॉप भी क्या है, ये क्या है कि जैसे डेस्कटॉप, अगर हम लोग सिंपल से समझे, डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप, तब आप लोगों को पता है हम लोगों ने घर पर जहाँ पर भी रख दिया, एक अपना सीपीयू रख दिया, मॉनिटर वगैरह रख दिया, इसको हम लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब हम लोग उनको नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए लैपटॉप जो है वो यहीं पर सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो जो है अपना मतलब कंप्यूटर और लैपटॉप, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही एक चीज़ का है। तो हम देख सकते हैं पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है इस तरह से। अब पोर्टेबल क्या था ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था, जब हम लोग किसी भी डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं बहुत आसानी से, तब वो हो जाती है पोर्टेबल डिवाइस। तो यही है कि कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल डिवाइस हो गया। अब कंप्यूटर जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तब आपको याद रखना है 1981 जो है इसमें पहला, सॉरी, लैपटॉप जो है पहला लैपटॉप बना था। तो पहला लैपटॉप वो कब बना था, 1981 में। किसने बनाया था, मतलब एडम ऑसबर्न ने। अब जब एडम ऑसबर्न जो थे इन्होंने पहला लैपटॉप बनाया तो इन्होंने अपने नाम पर ही लैपटॉप का नाम रख दिया ऑसबर्न 1। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर आ जाता है कि पहला लैपटॉप कब बना है तो 1981 में बना है, किसने बनाया है तो एडम ऑसबर्न ने बनाया है। और पहले लैपटॉप का नाम क्या था, तो ऑसबर्न 1 जो था यही लैपटॉप का नाम था। थर्ड आप देखेंगे पाम टॉप। अब ये क्या था, ये जो है आकार में लैपटॉप से छोटा था। आप इधर देख ही सकते हैं, जैसे लैपटॉप थे वो थोड़े बड़े थे, ये जो है लैपटॉप से थोड़े छोटे थे। इनको हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, अपनी जेब वगैरह में रख सकते थे। जैसे आप इसके साइज के हिसाब से देख ही सकते हैं। तो यही एक चीज थी, बस क्या था जितना छोटा होगा, अब जैसे क्या इससे हम लोग कुछ लिमिटेड टास्क ही कर सकते थे, लेकिन लैपटॉप जो है उससे हम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास सीपीयू जो है वो प्रोसेसर जो है वो अच्छा प्रोसेसर है। तो उससे जो भी चीजें हैं, जब प्रोसेसर अच्छा होगा तब हम लोग जो भी काम करेंगे वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा उनको। तो यही चीजें हैं। आगे आप देखेंगे पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब ये क्या था, आप देख सकते हैं इधर इस तरह का था। इसका भी यही काम है कि ये कुछ लिमिटेड टास्क ही कर सकता था। जैसे अगर हम लोग कोई भी संपर्क सूची बना रहे हैं, कैलेंडर वगैरह देख सकते हैं, कोई नोट्स हम लोगों को बनानी है, जैसे नोट्स जो आता है उसमें अगर हम लोगों ने कोई भी चीज़ें लिख ली हैं तो वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन इससे हम लोग कोई हैवी टास्क नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें कोई भी वीडियो एडिटिंग करनी है, या हम लोगों को कोई भी मतलब और कोई काम करना है, किसी भी तरह का बड़ी फाइल पे कोई काम करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, वो सारे काम हम लोग इसमें नहीं कर सकते थे। तो यही एक चीज़ है। ये भी एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है। तो अगर इस तरह से पोर्टेबल कहीं पर भी लिखा आ जाएगा तब आप लोग समझ जाएंगे। जैसे अभी क्या था, आप देखें पॉम टॉप, ये भी एक पोर्टेबल डिवाइस है, क्योंकि इसको भी हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर क्या है, ये लैपटॉप का एक तरह से कहें कि छोटा वर्जन।
इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं लैपटॉप जैसा ही है लेकिन अधिक सुविधाजनक और हल्का है। क्या है, जैसे आप लोगों को पता है टैबलेट है, हम इसको तो बहुत ज़्यादा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। हल्का होता है, हम लोग अपने हाथ में पकड़ सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो यही सारी चीज़ें हैं। टच स्क्रीन आधारित होता है, तो आज के टाइम पर तो लैपटॉप भी हैं वो भी टच स्क्रीन आने लगे हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। अब ये क्या, जितना भी अभी तक हम लोगों ने 5 सारी चीज़ें देखी थी, जैसे ये कि डेस्कटॉप हो गया, तो ये क्या बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जो हम लोग अपने पर्सनल डेली के यूज़ में आप लोगों ने देखा है हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उस पर आप लोग वीडियो लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, या हो सकता है आप लोग कोई भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन इसके बाद जो आता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, उसमें हम लोगों को अच्छे से समझना है, तो हम लोग उसको समझते हैं। जैसे आप देखेंगे दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर। अब इसी में था, पहला था माइक्रो, दूसरा था मिनी, तीसरा क्या था मेन फ्रेम, चौथा क्या था सुपर कंप्यूटर। अब ये चीज मैं आपको बताया हूं, जैसे जैसे हम आगे वाले कंप्यूटर पर जाते जाएंगे तो क्या है, एक तरह से उसके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, सबसे ज्यादा यही चीज है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या आते हैं, ये हम लोग जैसे अपने यूज कर रहे हैं पर्सनल काम में, तो हम लोग उस तरह से कर रहे हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है, जो माइक्रो कंप्यूटर जो है उससे थोड़ा ज्यादा काम कर सकते हैं। वही एक चीज है, अगर हम लोग सिंपल आसान भाषा में समझे, मेन फ्रेम क्या होंगे, वो मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा मतलब काम कर सकेंगे, और सुपर कंप्यूटर का है वो और भी ज्यादा और हैवी काम कर सकेंगे। एक हम लोगों ने आसान भाषा में समझा, जिससे आप लोगों के एक सीक्वेंस याद रहे। अब किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं, जैसे मिनी कंप्यूटर है, इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, आकार में मध्यम होते हैं। अब इस तरह से कई बार आ जाता है मिनी कंप्यूटर जो है वो क्या है कि जैसे आप लोगों की एक वो दे दिया जाएगा कथन इस तरह से, और कथन में लिख दिया जाएगा कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। इस तरह से आपको दे देंगे तो आप लोगों को पहचानना है कथन सही है या गलत। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, इससे भी क्वेश्चन जो उसको टफ बनाया जा सकता है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर जो है इसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली और जो है अधिक महंगे होते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको बताई था, जितना हम आगे बढ़ेंगे वो कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे और अधिक महंगे होते जाएंगे। जब कंप्यूटर यहाँ पर देखिए माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली और अधिक महंगे होते हैं। अगर आप लोगों के लिए यही एक कथन इस तरह से दे दिया जाए कि मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली और अधिक महंगे होते हैं। इसके बाद एक दूसरा कथन दे दिया जाए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो मिनी कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं, और आप लोगों को इसमें से पहचानना है। तो अगर आप लोगों की एक सीक्वेंस याद नहीं है तब आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना है, और इस हिसाब से हो सकता है आपको भविष्य में कभी इस तरह का कोई कथन मिल जाए। ये क्या है, एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। किस तरह से, चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसके साथ में हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर को भी समझ लेंगे। जैसे यहां पर देखिए लेते हैं मिनी कंप्यूटर, और यहां पर हम लोग लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए मिनी कंप्यूटर में क्या क्या गया, एक समय पर मतलब एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं, तो पहले मैं यहां पर एक चीज बनाता हूं। जैसे देखिए ये एक कंप्यूटर है, और हम लोग इसका एक एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई भी एक ब्रांच है, जैसे मान लेते हैं चलिए एसबीआई की एक ब्रांच है, और यहाँ पर क्या है एसबीआई का जो मेन हेडक्वार्टर है, सारी चीजें हम लोग उससे समझते हैं। अब देखिए क्या एसबीआई की एक ब्रांच है, उसमें आप लोगों को पता है कि एक एक जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय क्लर्क वगैरह काम कर रहे हैं, तो सबके पास अपना एक कंप्यूटर होगा। अब यहाँ से मान लीजिए हम लोगों को अपना बैलेंस की कोई भी इंक्वायरी वगैरह करनी है, सारी चीज़ें हैं, तो वो इन्होंने यहाँ पर डाटा सेव किया, या एम्प्लॉय ने यहाँ से सारे डाटा सेव किए। तो यहाँ पर जो है कि ये मेन कंप्यूटर होता है, ये सारे कंप्यूटर इसी से जुड़े होते हैं। अब ये जो इन कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से हम लोगों ने मान लेते हैं अपने कीबोर्ड पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ से कोई भी बैलेंस मतलब डलाया है, और बैलेंस की इन्होंने यहाँ से एंट्री की, तो वो क्या है जो हमारे यहाँ पर एक मेन कंप्यूटर है वहां पर जाकर प्रोसेस होगा और वो सारी चीजें सेव हो जाएंगी। तो यही है, सेम यही काम यहाँ से होगा, सेम यही काम यहाँ से होगा। तो यानी क्या है, मिनी कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर एक मिनी कंप्यूटर है, लेकिन उससे बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो जुड़े हुए हैं इस तरह से।
तो यही एक चीज़ है कि एक टाइम पर एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं, यानी हमारे एक कंप्यूटर से बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मैंने आपको बताया था जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर जो है उसकी क्षमता थोड़ी बढ़ जाएगी। किस तरह से? अब जैसे यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसमें क्या है कि जैसे जितने भी बहुत सारी ब्रांच हैं, अब हेडक्वार्टर जो है मतलब जो मेन बैंक है उससे बहुत सारी ब्रांच मिलके बनी होंगी, सेम यहाँ पर भी। अब इसमें क्या होता है, जैसे अब इन ब्रांच में बहुत सारे कंप्यूटर हैं लगे हुए अलग अलग। अब क्या है, जैसे हम लोग यहाँ से कोई भी काम कर रहे हैं, अपना कोई भी टास्क दे रहे हैं, तो वो क्या है यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है जो ब्रांच के मेन कंप्यूटर में, तो वो क्या हो गया था, मिनी कंप्यूटर। लेकिन वही एक काम जब एसबीआई जो है इसके जो मेन ऑफिस में सारी चीजें हो रही हैं, तो वहां पर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा हुआ है। ये मैंने बिल्कुल आपको आसान भाषा में एक एग्जाम्पल जो है उसके साथ समझाया है, तब आप लोग समझ गए होंगे कि मिनी कंप्यूटर क्या है, उससे कुछ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जैसे हो सकता है 20-30 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे 200-500 इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर जो है वो जुड़े हुए होते हैं, और सारे कंप्यूटर से हम लोग छोटे छोटे मतलब इधर से कोई भी इनपुट देते हैं, और वो जो मेन प्रोसेस होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रोसेस होकर हम लोगों को मिल जाता है। इस तरह से आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे क्या था, इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं, ये चीज है, बड़े डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने में सक्षम। अब ये क्या है, अगर हम लोग इस कथन को भी समझें तो यहां पर दिया गया है कि बड़े डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने में सक्षम। अब क्या था, माइक्रो कंप्यूटर जो है ये जितने भी डाटा को प्रोसेस करेगा या उसको स्टोर करेगा, मिनी कंप्यूटर क्या होगा, इससे थोड़े ज्यादा डाटा को स्टोर करेगा और थोड़े ज्यादा डाटा को प्रोसेस कर पाएगा। मेन फ्रेम उससे भी ज्यादा डाटा को कर पाएगा, और सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा अधिक डाटा है उसको भी स्टोर कर पाएगा, उसको भी जो है प्रोसेस कर पाएगा। तो ये जितने भी इस तरह के टर्म आएंगे, आप इसे एक सीक्वेंस से समझेंगे तब आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ जो है वो आ जाएंगी। जैसे आप देखेंगे मिनी कंप्यूटर जो है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो टिकट रिजर्वेशन में, जैसे आप लोगों ने देखा ही है, हम लोग कहीं पर रेलवे वगैरह में जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग चलिए कोई भी रेलवे स्टेशन पर गए हैं और वहां पर भी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय बैठे हैं वो कंप्यूटर से टिकट काट रहे हैं इस तरह से। और क्या है, एक मेन जो है रेलवे जो उसके मेन एक वहां पर है, तो वो क्या हो जाता है इस तरह से, मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरह से। अब यहाँ पर अच्छा पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो PDP-8 था। ये फैक्ट भी कई बार आ जाता है कि पहला मिनी कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, तो PDP-8 है पहला मिनी कंप्यूटर, और जिसे 1965 ईस्वी में विकसित किया गया था। उदाहरण कौन कौन से मिनी कंप्यूटर के, कुछ उदाहरण जैसे AS400, प्राइम कंप्यूटर, HP 1000, 2100, 3000, स्पार्क, ये सारे जो है वो मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके बाद आप देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, इधर आप देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये बहुत बड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है फोटो में उतना बड़ा ना दिख रहा हो, लेकिन ये बहुत बहुत बड़े होते हैं, आकार में बहुत बड़े, अत्यधिक कार्य क्षमता और विशाल स्टोरेज, सामान्यतः सर्वर कंप्यूटर के रूप में उपयोग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हो सामान्यतः सर्वर कंप्यूटर के रूप में उपयोग, किस तरह से, अब अगर हम लोग इसको एक समझें अच्छे से, चलिए मैं आपको, चलिए इसका एक एग्जाम्पल जो उसको एक वेबसाइट्स के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हम लोग कहीं पर भी काम कर रहे हैं, मान लेते हैं UP SSSC, इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं एक, और इस तरह से। अब जैसे हम लोग कई बार होता है एडमिट कार्ड आया और हम लोग कहने लगते हैं ठीक है एकदम से कि सर्वर जो है वो डाउन हो गया है या उस तरह से सारी चीजें हो गई हैं, तो क्या है जब इस तरह से जब हम कहते हैं ना बात, तो वहां पर जो सर्वर के लिए कंप्यूटर यूज होते हैं जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती हैं जहां पर, तो मैं उनका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैंने क्या है एक आपको एग्जाम्पल से समझने के लिए बताया। तब वहां पर क्या है, वहीं पर ही मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। जैसे ना कि बैंक का सर्वर चला गया, अगर आप लोग उससे अच्छे से समझे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बैंक का सर्वर डाउन हो गया इस वजह से हमारे ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो वही चीज होती है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। तो ये सामान्यतः सर्वर कंप्यूटर के रूप में उपयोग, और इनका उपयोग कहाँ करते हैं, बैंकिंग डाटा में, कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने में, बिलिंग में, बल्क डाटा प्रोसेसिंग में, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है उसको प्रोसेस करने में हम लोग करते हैं। बड़ी औद्योगिक संस्थाएं, कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं वहाँ पर भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण क्या है, जैसे IBM 360 हो गया, IBM सिस्टम, IBM 704, ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब देखिए पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला प्रमुख मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था वो IBM 360 था, जिसे मेन फ्रेम कंप्यूटर का जनक मान, चलिए ये लाइन जो है वो एक्स्ट्रा लिख गई है, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जो था वो IBM 360 था।
अब देखिए इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या है ये आप लोगों को बताइए, मतलब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सुपर कंप्यूटर अपने इंडिया का जो है वो एरावत है इस टाइम पर, जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। अब ये क्या है, एक एक सेकंड में बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकता है, बहुत बड़े बड़े डाटा को प्रोसेस कर सकता है। वही हो गया है सुपर कंप्यूटर। आकार में सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। इनमें बहुत अधिक सीपीयू, अत्यधिक स्टोरेज, सबसे तेज गति होती है। ये तीनों चीजें हैं, ये आप लोग जब उसी सीक्वेंस से याद करेंगे तब आपको सबसे अच्छे से चीजें रहेंगी। इसीलिए मैं आपको चलिए एक बार फिर से लिख देता हूं, माइक्रो, फिर आता है मिनी, फिर आता है मेन फ्रेम, इसके बाद जो है वो आता है सुपर कंप्यूटर। तो क्या है देखिए, जैसे हम लोग माइक्रो पर होंगे तो गति थोड़ी कम होगी प्रोसेसिंग, मिनी पे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, मेन फ्रेम पर और ज़्यादा, और सुपर कंप्यूटर पर सबसे ज़्यादा। स्टोरेज क्षमता जो होगी वो माइक्रो पर थोड़ी कम होगी, मिनी पर उससे ज़्यादा होगी, मेन फ्रेम पर और ज़्यादा, और सुपर कंप्यूटर जो है उस पर और ज़्यादा हो जाएगी। यही सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है। कुछ ही सेकंड में हजारों कंप्यूटर के बराबर कार्य करने की क्षमता है, ये चीज़ है। गति को फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में मापा जाता है। अब ये चीजें इस तरह का आप लोगों को कई बार क्वेश्चन मिल सकता है कि सुपर कंप्यूटर की गति को मापते हैं, तो इसको किस में मापते हैं, फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। अब इसका उपयोग क्षेत्र कहाँ है, यानी सुपर कंप्यूटर जो है उसका हम लोग कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं, तो वैज्ञानिक एवं शोध प्रयोगशालाएं हैं, इसमें हम लोग करते हैं। मौसम पूर्वानुमान में करते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान में करते हैं, अंतरिक्ष यात्राएं हैं उसमें करते हैं, हाई लेवल एनिमेशन में करते हैं, जटिल एवं संवेदनशील गणनाएं, मतलब अलग अलग तरह की जो हम लोग गणनाएं वगैरह करते हैं उसमें भी करते हैं। और एक चीज़ है, जैसे आप लोगों ने एक बहुत बार नाम सुना होगा परम, तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम ही था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब महत्वपूर्ण तथ्य यानी कुछ महत्वपूर्ण है उससे, मतलब इससे रिलेटेड हम लोग उसको समझ लेते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर के जनक सैमोर क्रे जो है ये माने जाते हैं। अब ये सैमोर क्रे जो है सुपर कंप्यूटर के जनक क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया। अब इसका नाम क्या था, जो पहला सुपर कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, तो वो था CDC 6600। अब यहां पर CDC का क्या मतलब हुआ, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कई बार आ जाता है सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, तो सैमोर क्रे माने जाते हैं। इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर जो उसको बनाया था। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, CDC 6600 यानी कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। अब चलिए आगे देखते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पी भटकर को माना जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगर वैसे आ जाए सुपर कंप्यूटर के जनक, तब कौन है यहां पर, सैमोर क्रे। और अगर इंडिया में आ जाता है तो कौन है, विजय पी भटकर। एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। CDC 6600 यानी कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन का निर्माण 1964 ईस्वी में किया गया। क्रे वन सुपर कंप्यूटर की स्थापना 1976 ईस्वी में लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में हुई। अभी दोनों चीजें हैं, जैसे आप लोगों को इस तरह से लग रहा होगा सुपर कंप्यूटर जो है इसके जनक सैमोर क्रे इसलिए हैं। इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि क्रे वन सुपर कंप्यूटर जो है वो इन्होंने बनाया है, लेकिन जो CDC 6600 है ये भी सैमोर क्रे ने ही बनाया है। तो दोनों सुपर कंप्यूटर जो हैं वो सैमोर क्रे ने बनाए हैं, इसीलिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का जनक जो है वो सैमोर क्रे को मानते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000 जो था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 का विकास किसने किया, तो सीडैक ने किया, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं भारत से रिलेटेड, हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो भारत में पहले सुपर कंप्यूटर की स्थापना जो है वो 1981 ईस्वी में पुणे की मौसम वेधशाला में की गई। तो ये आ जाएगा भारत का पहले सुपर। अब देखिए कुछ चीजें हम लोग उसको समझते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम था। किसने बनाया, विजय पी भटकर।
ठीक है, दोनों पॉइंट हम लोगों के तैयार हो गए। कब बनाया? 1991 में। कहाँ बनाया? तो पुणे की मौसम वेधशाला में। ये सारे पॉइंट हम लोगों के तैयार हो गए। भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रत्यूष जो है पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था। प्रत्यूष की स्थापना कहाँ हुई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM पुणे में हुई। भारत का वर्तमान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऐरावत है। ये भी मैंने आपको बताया ही था। ऐरावत जो है वो वर्तमान में भारत जो है इसका सबसे मतलब फास्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो है। सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई कौन सी? फ्लॉप्स। ये मैं अभी आप लोगों को बता ही चुका था। सुपर कंप्यूटर में एक साथ कई प्रोसेसर काम करते हैं, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ये देखिए दुनिया के कुछ सुपर कंप्यूटर हैं, हम लोग इनको कुछ समझ लेते हैं। जैसे इस टाइम पर एल कैपिटन है, USA का है। अगर आ जाए दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एल कैपिटन जो है ए है। इस तरह से अमेरिका का भी सबसे तेज जो है वो भी यही है। इस टाइम पर टॉप 2 जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर हैं वो कौन से? अमेरिका के ही है। जैसे एक आप देखेंगे फ्रंटियर हो गया, एक एल कैपिटन हो गया। अब हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों को कभी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए कि इधर सुपर कंप्यूटर लिखे हूँ, आगे उनके देश हूँ कि किस देश के कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो आप लोग इसको भी कुछ याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने लिख दिए। जैसे फुगाकू है, ये जापान का है। लूमी है, ये फिनलैंड का है। लियोनार्डो है, ये इटली का है। समिट है, USA का है। ऐरावत जो है वो इंडिया का है। और भारत का वर्तमान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो इंडिया का ऐरावत ही है। और जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है एल कैपिटन, ये क्या 1742 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड जो है वो इसकी स्पीड है। तब आप देख सकते हैं। और इंडिया जो है उसकी काफी कम है, शायद मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, पर कुछ 2-3 पेटाफ्लॉप्स है, ऐसी कुछ है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। लेकिन अल कैप्टॉन जो है उसकी ये 1742 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये तो बहुत रेयर ही है कि कभी ये पूछ लिया जाए कि इसकी कितनी गति है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अल कैप्टॉन है जो USA का है। और भारत का सबसे तेज कौन सा है, तो वो ऐरावत है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे भारत के जो कुछ सुपर कंप्यूटर हैं उनको मैंने लिख रखा है। जैसे आप देखेंगे परम सीरीज जो है, परम 8000 आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद सिवाय कब आया था? 1991 में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पुणे की मौसम वेधशाला जो है उसमें बनाया गया था, तो ये। फिर पुणे सिवाय जो है वो IIT BHU वाराणसी में है। फिर परम युवा, परम शक्ति क्या है? IIT खड़गपुर में बनाया गया। परम सिद्धि AI, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम 8600, परम 10,000, परम अनंता, मिहिर, प्रत्यूष, IITM पुणे जो है इसमें लगा है। एका ऐरावत सीडेक पुणे जो है इसमें लगा है। ये इसके कुछ कोड नेम है, जैसे कि परम 8000 है उसका कॉलर ब्लॉसम, पदुम मतलब शिवाय का है। और युवा जो है इसका है बिरको, मिहिर है परम शक्ति का, परम सिद्धि का है सहस्रत, परम ब्रह्मा का है एका, परम युक्ति का है आदित्य, परम 8600 का है प्रत्यूष, और परम 10,000 जो है इसका भी प्रत्यूष है। इधर आप देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं वो आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब देखिए बेस्ड ऑन मैथोडोलॉजी, यानी कंप्यूटर जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये चीजें हैं। एनालॉग कौन से कंप्यूटर होते हैं? जिसमें लगातार जो वैल्यू होती है, जिसमें बदल रही होती है और उसको जो मीजर करते हैं। जैसे कोई भी मान लेते हैं, हम एक थर्मामीटर का चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल, हम सब लोगों ने थर्मामीटर देखा है। अब थर्मामीटर जब हम लोगों का टेम्परेचर चेक करता है, तब आप लोगों को पता है टेम्परेचर जो है लगातार चेंज होता रहता है। तो क्या है, जब लगातार टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर्स में आता है थर्मामीटर। कैसे? जो लगातार वैल्यू चेंज हो रही होती है उसको एनालॉग कंप्यूटर में लाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? जो आज के टाइम पर हम लोग यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, PC सारे हो गए जो 0-1 जो इस कोड को समझते हैं, बाइनरी भाषा को, वो डिजिटल कंप्यूटर आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों आते हैं, तो वो हो जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम लोग इसी को समझते हैं। जैसे आप देखिए एनालॉग कंप्यूटर, अब ये क्या है, ये कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापकर कार्य करते हैं। भौतिक मात्राएं क्या हो गई? जो भी हैं, जैसे कि इस तरह से दबाव, कोई मतलब दाब हो गया, लंबाई हो गई, तापमान, पारा, ये सारी जो मात्राएं हैं इनको जो मेजर करते हैं और उसके हिसाब से जो बताते हैं, तो वो ही हो जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो कभी अगर आप लोगों को कुछ कंप्यूटर के नाम दे दिए जाए और उसमें से पूछा जाए कौन सा एनालॉग कंप्यूटर नहीं है या कौन सा है, तब आप लोग कुछ इसी तरह से पहचान कर लेंगे कि अगर वो तापमान जो इसको मेजर करते हैं, पारा को, लंबाई को, दबाव को, इस तरह से जितनी भी जो भौतिक मात्राएं होती है अगर उसको मेजर करते हैं तब वो एनालॉग कंप्यूटर में आएंगे।
अब क्या है आगे देखिए, मापन के बाद परिणाम अंकों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। किस तरह से, जैसे आपने देखा तापमान यानी टेम्परेचर जब मापते हैं तो कई बार होगा, जैसे आपने देखा 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 जो है यहाँ आप देखेंगे अंक में आ गया, इस तरह से। या जो भी इसी तरह से कोई भी चीज़ हो गई, अगर हम लोग लंबाई मापते हैं, चलिए मान लेते हैं 1000 मीटर, इस तरह से। जैसे हम लोग कोई भी गाड़ी है, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो बाइक का जो मीटर है उसकी स्पीड जो है वो आप लोगों ने देखी है लगातार बढ़ती घटती रहती है, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर में ही आती हैं। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों में होता है। उदाहरण क्या है, स्पीडोमीटर हो गया, भूकंप सूचक यंत्र हो गया, थर्मामीटर हो गए, ये सारी चीजें जो एनालॉग कंप्यूटर के ही उदाहरण है। इसके बाद आप देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में भी आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डेटा को अंकों यानी डिजिट्स के रूप में समझते और प्रोसेस करते हैं। जैसे 0 1 को समझते हैं और इसी के हिसाब से प्रोसेस करते हैं, तो वो डिजिटल कंप्यूटर हो जाते हैं। आज के समय में उपयोग होने वाले लगभग सभी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है? जैसे जो 0 और 1 की भाषा समझता है वही बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का क्या मतलब होता है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, एक का मतलब होता है ऑफ और एक का मतलब होता है ऑन। अब अगर इसको आप लोगों को याद रखना है, अगर मान लेते हैं कोई भी है जिसका 0, कोई भी, जैसे अगर हम लोग नंबर के हिसाब से डिसाइड करें कि किसी के 0 मार्क्स आते हैं, तब आप समझेंगे कि वो बिल्कुल ऑफ है, मतलब एक तरह से पढ़ने में बिल्कुल बेकार है, नेगेटिव एक तरह से। और नेगेटिव क्या है, ऑफ में एक तरह से आता है। तो 0 में ऑफ हो गया और 1 जो है उसमें ऑन हो गया। तो इस तरह से अगर आप लोग समझेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इसी आधार पर कंप्यूटर हर प्रकार की गणनाएं करता है, यानी कंप्यूटर जो है वो गणना करता है, वो 0 1 के आधार पर करता है। और 0 जो है ऑफ, 1 जो है इसका अर्थ होता है ऑन। तो इसी के हिसाब से सारी गणनाएं जो कैलकुलेशन उसको करता है। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर है, इसमें सटीक और विश्वसनीय परिणाम देता है। यानी आज के टाइम पर जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं वो बिल्कुल एकदम सटीक परिणाम देते हैं। जब भी हम लोग इसको एकदम सही इनपुट देंगे तो हम लोगों को बिल्कुल सटीक और जो अच्छा परिणाम है वही देगा, वही उसी तरह का आउटपुट देगा। तेज कार्य क्षमता, यानी कंप्यूटर जो है वो बहुत जल्दी सारी चीज़ों को प्रोसेस कर देते हैं, इनकी कार्य करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा तेज होती है, वही चीज़ें। स्वचालित कार्य, यानी ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो है उनको प्रोसेस कर देते हैं जब भी हम लोग इनपुट देते हैं। तो यही डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं होगी। डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण कौन से हैं? जो भी हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, बाइक का डिजिटल मीटर, ये सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। ये हम देखते हैं। जैसे आप देखेंगे, इसको हम लोग फंक्शंस यानी काम के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है वर्क स्टेशन, एक हो जाता है सर्वर, और एक हो जाता है एम्बेडेड सिस्टम। अब तीनों चीजें क्या है हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आता है वर्क स्टेशन। अब वर्क स्टेशन जो है ये क्या होता है? तो वर्क स्टेशन ऐसे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो साधारण कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। किस तरह से? जैसे जनरली हम लोगों के पास जो भी कंप्यूटर हैं, जैसे हो गया लैपटॉप या हमारे पास जो भी पीसी हो गया, इन कंप्यूटर से जो ये तेज होते हैं वो ही वर्क स्टेशन होते हैं। अब अगर इसको हम लोग आसानी से और आसान भाषा में एग्जाम्पल से समझें, तो जैसे आप लोगों को पता है, जब भी कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कोई भी इंजीनियर वगैरह हैं, उन लोगों को कोई भी वो एक डिजाइन कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई भी पुल है या ब्रिज है, उसको वो डिजाइन कर रहे हैं, उसकी उन्होंने एक 3D मैपिंग जो है उसको बनाया है। तो अगर नॉर्मल कंप्यूटर पर हम लोग उसकी 3D मैपिंग बनाएंगे तो उसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो इस पर वर्क नहीं करेंगे। जब इस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो फिर वो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या, हाई क्षमता के, मतलब अच्छे कंप्यूटर जो हैं उनकी हम लोगों को ज़रूरत होती है। तो इस तरह के जो हम लोग हाई कार्य करते हैं तो उसके लिए उस तरह के कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन। तब आप लोगों की चीज़ अब अच्छे से समझ आ गई होगी कि वर्क स्टेशन क्या होते हैं। होते वो भी कंप्यूटर ही हैं जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, लेकिन क्या है, उनके कार्य करने की क्षमता जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है। वो बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं, उनकी स्टोरेज क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। तो यही हो गए हैं वर्क स्टेशन। अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। इनमें तेज प्रोसेसर यानी सीपीयू होता है, अधिक रैम और स्टोरेज जो है वो भी अधिक होती है, बड़े और जटिल कार्यों को आसानी से संभाल सकते हैं। यही चीज़ें अभी हम लोगों ने समझी थी। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन, कैड, कैम, इन सब चीज़ों में करते हैं। 3D ग्राफिक्स और एनिमेशन, जैसे हम लोग कोई भी एनिमेशन वगैरह करते हैं, आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पर मतलब जिस भी तरह के एनिमेशन आप लोगों ने कई बार यूट्यूब पर देखे होंगे, अगर इस तरह के हम लोगों को अच्छे एनिमेशन करने हैं, तब अगर हम लोग जनरली नॉर्मल तरह के कंप्यूटर से करते हैं तब वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है।
अब पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम लोग उनमें करते हैं तब आप लोगों को पता है हमारा सीपीयू जो उसकी प्रोसेसिंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग एक मतलब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास बहुत हाई क्वालिटी का बहुत अच्छे सिस्टम हो। तो इसलिए जो है कि इस तरह के वर्क स्टेशन वाले जो सिस्टम होते हैं उस तरह के सिस्टम आते हैं और वहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। और मेडिकल और रिसर्च लैब में यहाँ पर भी यूज होते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान में। तो ये देखिए, अगर हम लोग आसान तरह से समझें, जहाँ हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है वहाँ वर्क स्टेशन का उपयोग किया जाता है। इससे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है सर्वर। अब देखिए सर्वर क्या होते हैं। सर्वर वह डिजिटल कंप्यूटर होता है जो अन्य कंप्यूटर यानी क्लाइंट्स को सेवाएं प्रदान करता है। किस तरह से हम लोग इससे समझते हैं, जैसे सर्वर का क्या काम होता है। एक यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर है और इसको अगर हम लोग सर्वर कहें तो ये सर्वर खुद काम नहीं करता है, ये क्या करता है, अन्य कंप्यूटर जो भी हैं उनको सेवाएं प्रदान करता है। अब किस तरह से, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग एक आसान तरह से समझें, हम लोगों ने अपना फ़ोन ओपन किया और फ़ोन में हम लोगों ने क्रोम पर कुछ सर्च किया है। क्रोम जो है, क्रोम पर हम लोगों ने मान लेते हैं कोई भी एक वेबसाइट सर्च की है। चलिए मान लेते हैं UP SSC सर्च किया है हम लोगों ने। अब क्या, जब हम लोगों ने इस वेबसाइट को सर्च किया है तो हमारा जो ये डाटा है वो कहाँ पर सेव होगा, या जो अभी हम लोगों ने डाटा सर्च किया है तो ये क्या है, यही इस सर्वर पर सेव होता है। तो ये जो सर्वर होते हैं, सर्वर के जो कंप्यूटर होते हैं उन पर सेव होता है। अब क्या है, जैसे जो भी ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ पर इस तरह के हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स लगे होते हैं, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में कंप्यूटर्स होते हैं और उन्हीं पर ये सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है जब हम लोग इस तरह के करते हैं। अब जैसे यही अगर हम लोग इसी तरह की फिर से जो एक कोई भी वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर UP SSC हो गई, इस पर अभी कोई भी रिजल्ट आया, एकदम से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो रिजल्ट देखने लगेंगे। जब रिजल्ट देखने लगेंगे तो यहाँ पर जो ये सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं वो उस डाटा को, या तो हमारा जो इनपुट है उसको लेकर उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको उन्होंने प्रोसेस कर लिया तो वो आउटपुट हम लोगों को नहीं दे पाते हैं। इसी को हम लोग अपना आम भाषा में जो है वो बोल देते हैं कि सर्वर जो है वो बिजी जा रहा है, तो वही चीज़ है। तो इसी तरह के सर्वर कंप्यूटर होते हैं। अब देखिए क्या, कई कंप्यूटर एक साथ सर्वर से जुड़ सकते हैं। देखिए यही एक चीज़ है कि कई कंप्यूटर एक साथ सर्वर से जुड़ सकते हैं। डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है। 24x7 लगातार कार्य करने के लिए बनाया जाता है। अब आप लोगों को पता है हम लोग किसी भी टाइम वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो जो उसके लिए सर्वर कंप्यूटर लगे हुए हैं वो अपने आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम का एग्जाम्पल लिया, तो जो ये सर्वर कंप्यूटर होंगे वो गूगल के सर्वर कंप्यूटर लगे होंगे। वो एक चीज़ है। उपयोग क्या है, वेबसाइट होस्टिंग में, डाटाबेस प्रबंधन में, ईमेल सेवाएं प्रदान करने में, नेटवर्क कंट्रोल इसमें। सरल शब्दों में सर्वर दूसरों को काम करने में मदद करता है, यही चीज़ है। मतलब सर्वर जो है वो दूसरे कंप्यूटर की काम करने के लिए हेल्प करता है। अब देखिए एम्बेडेड सिस्टम आ जाता है। ये क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम ऐसे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो किसी मशीन के अंदर लगे होते हैं और एक ही विशेष कार्य करते हैं। आप एम्बेडेड से समझ ही गए होंगे, किसी और मशीन में एम्बेड किया जाता है इस तरह से। अब क्या है, देखिए इसकी हम लोग अगर विशेषताएं समझें, इनके कार्य पहले से तय होते हैं यानी प्री डिफाइंड होते हैं। वैसे जो कंप्यूटर होते हैं जैसे PC हो गया, हम लोग उससे कोई भी काम कर सकते हैं, पहले से उसमें प्री डिफाइंड नहीं है। हम लोग चाहें तो उसमें सॉन्ग सुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को सॉन्ग नहीं सुनने तो वो सॉन्ग ना सुने, लेकिन इसका काम पहले से डिसाइड नहीं है। या अगर हम लोगों को ब्राउजिंग नहीं करनी है, कोई भी काम नहीं करने, तो वो पहले से डिसाइड नहीं है। लेकिन जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं इसमें सारे काम इनके पहले से डिसाइड होते हैं। किस तरह से, जैसे अगर हम लोग वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लें, अब ये क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है। इसमें पहले से ही डिसाइड है कि जैसे हम लोग बटन को ऑन करेंगे और सारी चीज़ें हम लोग करेंगे तो क्या ये अपने आप स्टार्ट करने लगेगा और क्या करेगा, सिर्फ एक ही काम करेगा कि इसका जो काम दिया गया है कि अगर हम लोग उसमें कपड़े डालेंगे तो ये हमें कपड़े ही धुल कर देगा, उसी तरह के काम करके देगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे। उपयोगकर्ता इनमें प्रोग्राम बदल नहीं सकता। देखिए इसमें आप लोगों को पता है जैसे वॉशिंग मशीन है, इसका अब हम लोग इसका प्रोग्राम बदल नहीं सकते, इससे हम लोग कोई और काम नहीं करा सकते हैं कि अगर हम लोगों को आया ठीक है हम वॉशिंग मशीन से सॉन्ग सुनते हैं, इससे ब्राउजिंग कराते हैं, तो वो सारे काम हम लोग इससे नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये जिसके लिए बनाए गए हैं, जिस एक काम के लिए, ये वही काम कर सकते हैं। ये स्वतंत्र कंप्यूटर की तरह नहीं है बल्कि किसी मशीन का हिस्सा होते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है उसका एक हिस्सा है। उदाहरण जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रो ओवन हो गया, उससे भी आप लोगों को पता, हम लोगों को जिस काम के लिए वो बनाए गए सिर्फ वही काम कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर जो है उनका संयोजन होते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही था, हम लोगों ने जब कंप्यूटर देखे थे, एक हो गया था एनालॉग, एक हो गया था डिजिटल और एक हो गया था हाइब्रिड।
तो पहले हम लोगों ने एनालॉग देखा, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो डिजिटल कंप्यूटर देख रहे थे। अब आ गए हाइब्रिड पर। हाइब्रिड क्या है? एनालॉग और डिजिटल जो है इसका मिश्रण ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ये चीजें हैं। अब हाइब्रिड में क्या होगा? जैसे एनालॉग का काम क्या था? जो लगातार वैल्यूज बदल नहीं है, मतलब जो लगातार बहुत मतलब वैल्यूज बदल नहीं है, जो लगातार काम हो रहे हैं, अगर उनको जब मेजर करता था तब एनालॉग कंप्यूटर करता था। डिजिटल क्या है? जो 0 1 बाइनरी कोड जो था उसके हिसाब से सारी गणनाएं करता था। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करेगा? ये एक ही कंप्यूटर दोनों तरह के काम करेगा। किस तरह से? अगर हम लोग सबसे पहले तो इसको एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे आप लोगों ने अस्पताल में देखा होगा, या हम लोग चलिए ब्लड प्रेशर वाली जो मशीन है हम लोग उसको लेते हैं, या चलिए हम लोग इसको नहीं, इससे और अच्छे से ईसीजी मशीन से समझाते हैं। जैसे आप लोगों ने ईसीजी मशीन देखी है। अब क्या है? वो मशीन जो है, जैसे ही हम लोगों के हार्ट जो है, आप लोगों को पता है हार्ट बीट हर बार बदल रही है, सारी चीजें हो रही, तो कंटिन्यूस हो रहा है काम हार्ट बीट। तो क्या है? ईसीजी दो तरह के काम करता है। एक तो हमारी जो हार्ट बीट कंटिन्यूस बदल रही है उसके हिसाब से वो सारी गणनाएं करता है। फिर जो वो नंबर्स हैं, मतलब जिस हिसाब से हमारी हार्ट बीट बढ़ रही कम हो रही है, उस तरह के वो नंबर्स लेता है। और फिर उसको क्या है? उसको डिजिटली चेंज करता है, मतलब फिर बाइनरी कोड में उसको बदलता है। और बाइनरी कोड में बदलने के बाद हम लोगों को मशीन पर इस तरह की लाइनें वगैरह हैं, मतलब मशीन कह रहा हूँ, जो स्क्रीन है उस पर इस तरह की लाइनें जो है इसी मशीन में वो दिख जाती हैं। तो इस पे दोनों तरह के काम हुए, यानी हम लोगों की जो हार्ट बीट किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से कम हो रही है, लगातार बदलने वाली जो वैल्यू है उसको उसने लिया। फिर उसने जाकर उसको मतलब डिजिटल कंप्यूटर जो था उसके हिसाब से उसको बाइनरी कोड में बदला। फिर उसके बाद हम लोगों को सारी चीज़ें जो वो शो हो गई हैं। यही चीज़ें हैं। सेम यही अगर ब्लड प्रेशर पर भी, जब आप लोगों ने देखा है ब्लड प्रेशर वाली जो मशीन होती है हम लोगों के हाथ में जो लगाई जाती है, तो उसके बाद वो ब्लड सर्कुलेशन किस हिसाब से हो रहा है, किस हिसाब से नहीं, उस हिसाब से सारी चीजें वो मेजर करता है। फिर उसको डिजिटली चेंज करके हम लोगों को सारी चीजें दिखा देता है। अब देखिए, देखते हैं एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों के गुणों का संयोजन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? पहले भौतिक मात्राओं को मापता है, फिर उन्हें डिजिटल रूप में प्रदर्शित करता है। जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी, यानी ईसीजी मशीन जो है वो पहले भौतिक मात्राओं को मापता है, फिर उन्हें डिजिटल रूप में प्रदर्शित कर देता है। उच्च सटीकता और तेज प्रोसेसिंग के कारण महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे अस्पताल में, रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान में, अनुसंधान में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे ईसीजी मशीन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन हो गई, इंसुलिन मशीन हो गई, पेट्रोल पंप हो गए। अब पेट्रोल पंप में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पेट्रोल एक आ रहा है तब आप लोगों को पता है पेट्रोल एक नली से लगातार निकल रहा है। सेम टाइम पर आप लोगों ने उधर देखा होगा जो उसका स्क्रीन होती है उसमें लिख कर आ रहा है कि कितने लीटर तेल हो गया है, कितने रुपए का हो गया है। तो सारी चीजें क्या हो रही है, हम लोगों को ये भी इंस्टेंट, जैसे इधर से तेल निकल रहा है, मतलब जो उससे पेट्रोल पंप जो है उसकी नली से सारा तेल बाहर आ रहा है, तो वहां पर लगातार एक चीज हो रही है। और उसके बाद क्या है, इसको वो डिजिटली चेंज करता है और उसके बाद हम लोगों को इधर दिख जाता है कि चलिए जैसे 1 लीटर तेल आया तो उसके कितने प्राइस हो गए, तो वो इस तरह से शो हो रही है। तो यही भी जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। थर्मामीटर हो गया, इस तरह के बहुत सारे थर्मामीटर्स आ रहे हैं, उससे भी एटीएम मशीन हो गई और अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई। ये सारी चीजें जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है उसके उदाहरण है। इसके बाद है बेस्ड ऑन पर्पस। अब क्या है, ये भी दो तरह के हो गए, जैसे जर्नल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस। अब जर्नल पर्पस कौन से होते हैं? जो जर्नली हम लोग किसी भी काम के लिए यूज कर लेते हैं वो जर्नल पर्पस हो गए। और स्पेशल पर्पस कौन से होते हैं? जो हम लोगों ने स्पेशली किसी एक काम के लिए डिजाइन किए हैं, तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गए। क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आप देखेंगे जर्नल पर्पस कंप्यूटर, अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता, प्रोग्राम बदलकर अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं। जैसे उपयोग पत्र लिखवाना हो गया, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटाबेस बनाना, इंटरनेट उपयोग। अब ये सारी चीजें अगर हम लोग इसमें चलिए कोई भी ऐड कर लें, सॉन्ग करना, या हम लोग चलिए मान लेते हैं MS एक्सेल, हम लोगों ने कोई भी चीज यूज की, तो ये सामान्य जनरल पर्पस के कंप्यूटर हो गए। अब इनके उदाहरण क्या है? जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, यही सारी चीजें हैं। इसके बाद आ जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है? जो हम लोगों ने स्पेशली किसी एक काम के लिए डिजाइन किए हैं। किस तरह से? हाँ, अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझें, जैसे आप देखेंगे वॉशिंग मशीन, ये क्या है आप लोगों को पता है? एक तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था एम्बेडेड कंप्यूटर है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। लेकिन क्या है, अगर वॉशिंग मशीन हम लोग देखें तब आपको पता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। कैसे? ये किसी एक स्पेशल काम के लिए बनाया गया है।
वॉशिंग मशीन हम लोगों ने जिस काम के लिए बनाई है वही काम कर रहा है। सेम एटीएम मशीन हम लोगों ने बनाई है कि इससे हम लोग बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी जाकर कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वही चीज़ें, ट्रैफिक लाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है और एम्बेडेड कंप्यूटर, ये काफ़ी हद तक सेम ही है। ठीक है, किस तरह से, जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर थे वो भी क्या थे, किसी एक तरह के जो काम के लिए बनाए जाते थे उसी तरह के काम करते थे। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी है कि हम लोग जिस स्पेशल काम के लिए बना रहे हैं सिर्फ वही काम कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो ये प्रोग्रामिंग कुछ लैंग्वेज हैं। अब ये क्या है, इनको हम लोग समझ लेते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कब आई है या किसने बनाई है, तो हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं मशीन लैंग्वेज। अब ये क्या है, ये आप लोगों को पता है पहली पीढ़ी की है। सेकेंड पीढ़ी में क्या आई थी, असेंबली लैंग्वेज। तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब मशीन लैंग्वेज क्या थी, ये क्या है, इसको किसी एक इंसान ने नहीं बनाया। पहले के टाइम पर जब कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह थे, उससे जब धीरे धीरे काम होता गया और उसी से धीरे धीरे जो है वो मशीन लैंग्वेज जो है वो विकसित होती गई। अब कभी 1940s का टाइम आता है कि लगभग इस तरह से, तो ये चीज़ आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी कि मशीन लैंग्वेज कब बनी है या किसने बनाई, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बनी है। इसके बाद क्या है, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज जो है, ये भी जो शुरुआत के कंप्यूटर्स वगैरह बने थे, जो शुरुआत के साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने इनको डिजाइन किया है। स्पेशली ये भी किसी एक ने नहीं किया, लेकिन लेकिन क्या है ना, जो असेंबली लैंग्वेज है इसको बनाने में एक अहम योगदान जो है वो कथलीन बूथ ने दिया है। जो कथलीन बूथ हैं, इन्होंने लगभग 1947 के आसपास इसको बनाने में एक अहम योगदान दिया है। इसलिए इनका नाम कई बार मिल जाता है कि असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज उसको किसने बनाया है, तो कथलीन बूथ ने। अब देखिए इसके बाद की जो है लैंग्वेज आ जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ जो है इनको हम लोग कुछ ट्रिक के हिसाब से भी समझ लेंगे, बाकी जो है उसको इसी तरह से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लैंग्वेज आ जाती है फोर्टॉन। अब देखिए फोर्टॉन लैंग्वेज जो है उसको किसने डेवलप किया है, इस तरह से अगर हम लोग समझें, तो अगर हम लोग इसी एक शब्द देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्ट। आप देखेंगे इसके नाम में लिखा हुआ है फोर्ट। अब अगर हम लोग फोर्ट से समझें तो देखिए, अगर हम लोगों को किसी भी फोर्ट पर चढ़ाई करनी है, यानी किसी भी किले पर चढ़ाई करनी है, तो हम लोगों को बैकअप वगैरह लेकर चढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं अगर हम लोग नॉर्मली गए एकदम से हम गिर गए तो हमें बहुत चोट लग सकती है। तो इससे अगर आप लोग आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे तो फोर्टॉन जो है वो जॉन बैक्स, इस तरह से आप देख सकते हैं बीएससी के यूएस लिखा, अगर हम लोग इसको पढ़ें बैकअप इस तरह से, तो आप लोग फोर्टॉन से समझ सकते हैं जॉन बैक्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक फोर्ट देखा था, अगर इससे हम लोग याद करें तो एक आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति सबको याद ही है। अब अगर इसी से हम लोग लिंक करने की कोशिश करें कि 57 में अगर मतलब पूरा भारत जो था वो पूरा अगर साथ में मिलजुल कर सारी क्रांति करता, तो हो सकता है हम लोग अंग्रेजों के किले पर चढ़ाई कर देते। एक समझने के लिए एक तरह से चीज, तब आप समझ जाएंगे कि किले यानी फोर्ट। तो अगर अब आप लोग है इससे समझ सकते हैं कि फोर्टॉन जो है वो किसने की थी, फोर्ट पर अगर हम लोगों को चढ़ना है तो बैकअप लेकर चढ़ना पड़ेगा, यानी जॉन बैक्स। अब कब, 1957, यानी 57 से आप लोगों को याद रखना है इस तरह से। तो ये हो गई। इसके बाद हम लोग दूसरी देखते हैं। दूसरी है देखिए कोबॉल। अब कोबॉल क्या है, जैसे कोबॉल्ट टाइप का ये आ रहा है ना कि कोबॉल्ट। अब इधर क्या है, कॉपर। तो इस तरह से आप दोनों धातुओं से समझ सकते हैं, कोबाल्ट कॉपर इस तरह से। तो कोबाल जो है इसके इन्वेंटर कौन थे, ग्रेश हॉपर। अब कब, 1959 में। अब अगर अच्छा इसको भी अगर आप लोगों को लिंक करना है, तब आप लोगों को पता है ये दो तीन जो हैं बहुत फेमस घटनाएं हैं इतिहास की। जैसे 1859 में क्या हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। तो इससे अगर आप लोग याद करेंगे कि नील, कोबाल्ट, इस तरह से सारी चीजें आप याद कर सकते हैं, कोबाल, नील, सारी चीजें। बाकी क्या है कि अगर आप लोग इस तरह से भी चाहें तो जनरली इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद आता है सी। अब इसको किसने किया, डेनिस रिची ने। अब जैसे इसको अगर हम लोग नॉर्मल नाम पढ़ रहे हैं डेनिस रिची, लेकिन क्या है कि अगर आप लोग इसको जैसे हर बार जब भी अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो डेनिस रिची इस तरह से लास्ट में अगर सी वाला साउंड लाएंगे, जिस तरह से होता है ना जनरली नॉर्मल हम लोग पढ़ लेते हैं, तब उससे आप लोगों को याद रहेगा कि जब भी आप लोग एग्जाम में आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा तो हम डेनिस रिची पढ़ेंगे, तब वहां से आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा कि ये अच्छा सी लैंग्वेज जो थी उसको डेनिस रिची ने बनाया था। कब, 1972 में। इसके बाद आ जाता है सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस किसने बनाई है, तो ब्यार्ने स्टारस्ट्रप। ये जो बिजार्ने स्टारस्ट्रप है इन्हीं ने बनाया है। कब, 1985 में। तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद आती है पाइथन लैंग्वेज। अब पाइथन लैंग्वेज जो है
वो किसने बनाई है। तो अगर हम लोग इसको भी एक आसान तरह से समझने की कोशिश करें तो पाइथन जो होता है वो आप लोगों को पता है एक सांप की प्रजाति है। और क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सभी जानवर को पालते हैं लेकिन सांप को हम लोग नहीं पालते हैं। क्यों? क्योंकि सांप को हम लोग गाइड जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करेंगे कि पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो गाइडो वॉन रॉसम ने मतलब इन्वेंट की थी। कब? 1991 में। इसके बाद आता जाता है जावा। अब जावा जो है वो किसने बनाई थी? जेम्स गॉसलिंग ने। कब? 1995 में। इसके बाद आ जाता है जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए जावा स्क्रिप्ट जो है इसको भी हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है मूवीज वगैरह की अगर हम लोग स्क्रिप्ट वगैरह कोई भी लिख लेता है, जैसे आपको पता है अगर हम लोगों ने कोई भी मूवीज वगैरह की स्क्रिप्ट लिख ली, लेकिन उस पर जनरली आम इंसान मूवी नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों के पास स्क्रिप्ट भी है फिर भी हम लोगों को मूवी बनाने के लिए बहुत रिच होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसे होने पड़ेंगे तभी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से आप स्क्रिप्ट से समझ सकते हैं ब्रैंडन ईच यानी रिच। अब क्या है, बहुत ज़्यादा जिनकी जैसे जावा थी इसकी अभी हमने ट्रिक नहीं बनाई है, तो इसकी ट्रिक अभी मुझे समझ नहीं आई है। कुछ अलग शब्दों से मिलके मैंने बनाने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा जो इसी में शब्द हैं उसी से अगर लिंक करके हम लोग पढ़ सकें तो उसी की मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप लोग उसी को समझ सकते हैं। अब जो जावा स्क्रिप्ट थी ये कब आई थी? 1995 में। ये भी हो गया। अब है PHP। ये कब है, मतलब PHP जो है वो कब आई थी? 1995 में। किसने बनाई थी? रास्मस लैंडोर्फ इन्होंने। अब देखिए तीनों चीजें जैसे जावा, जावा स्क्रिप्ट और जो है PHP, अब तीनों कब आई हैं? 1995 में। तो इन तीनों की डेट आप लोग अगर एक साथ याद रखेंगे तब आपको और लंबे समय तक याद रहेंगी। अब देखिए सी और आगे जो है हैज लगा हुआ है, इसकी खोज किसने की थी या इसके इन्वेंटर कौन थे? डेवलपर। तो देखिए हैज लगा हुआ है, अब आप इसी से समझने की कोशिश करेंगे। हैजल्सबर्ग, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैजल्सबर्ग। तो सी हैज जो है ये किसने इन्वेंट की है? एंडर्स हेजल्सबर्ग। कब? 2000 में। इसके बाद देखिए गो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गोलैंग है। इसको किसने बनाया? तो दो तीन लोगों ने मिलकर बनाया, जैसे रॉब पाइक हो गया, केन थॉमसन हो गया, रॉबर्ट ग्रीशमर हो गए। इन्होंने 2009 में बनाई है। अब एक है स्विफ्ट लैंग्वेज, एक किसने बनाई है? क्रिस लेथनर ने। कब? 2014 में। अब देखिए इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, अगर आप लोग इससे याद करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा स्विफ्ट यानी शिफ्ट होना। अब अगर आप लोगों को पता है कि कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी में कब आई थी, मतलब जो सरकार थी, या एक तरह से कहें कांग्रेस के पीएम थे, उससे शिफ्ट होकर बीजेपी के पीएम कब बने थे? तब आपको पता है मोदी जी जो थे वो 2014 में बने थे। तो जब भी आप शिफ्ट देखेंगे तब आपको याद आ जाएगा कि 2014 है। तो इस तरह से आप लोगों को जो जो ट्रिक मुझे इजी लगी मैंने वो आपको बता दी। बाकी अगर किसी और की कभी मेरे दिमाग में ट्रिक आ जाती है तो वो मैं आपको समझा दूंगा। ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर, अच्छा एक स्लाइड है लास्ट में रह गई है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई? 1952 में। इस समय पहली पीढ़ी चल रही थी, फर्स्ट जनरेशन ये है। अब भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर कब बना? वो 1952 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया। अब देखिए दो क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से मिल जाएंगे। एक आएगा भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर कब आया? तब वो आया 1952 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। दूसरा एक आपको इस तरह से मिल जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया? तो वो आया 1956 में, ये भी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में आया। तो आप लोगों के इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर एनालॉग आए तो 1952, इलेक्ट्रॉनिक आए तो 1956, और दोनों क्या है इस तरह से कि मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में ही स्थापित किए गए। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे? बीजेपी भटकर। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। कब था? 1991। इसके बाद भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कंप्यूटर का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। सिद्धार्थ कंप्यूटर को 1986 में बेंगलोर के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया। तो ये भी इस तरह से आप लोगों को कई बार फैक्ट मिल सकता है कि सिद्धार्थ कंप्यूटर को 1986 में बेंगलोर के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था। कौन सा कथन इस तरह से होगा कि कौन सा कथन गलत है, और उसमें एक जो है वो फैक्ट आपको इस तरह से लिखा मिल सकता है। भारत में निर्मित पहला स्वदेशी प्रोसेसर कौन सा था? तो कौन सा था? शक्ति। ये आपको याद रखना है, भारत में निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा था? तो जो भारत में निर्मित स्वदेशी प्रोसेसर था वो था शक्ति। लेकिन वैसे जो पहला प्रोसेसर था, विश्व का पहला प्रोसेसर, तो वो कौन था? इंटेल 4004।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आ जाए विश्व का पहला प्रोसेसर, तो वो कौन सा है? इंटेल 4004। या अगर आ जाए कि पहला प्रोसेसर कौन सा है और वहां पर दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आप लोगों को क्या है? इंटेल 4004 लगाना है। लेकिन जब पूछा जाए भारत का मतलब जो है पहला स्वदेशी प्रोसेसर कौन सा है, तब वो शक्ति है। शक्ति प्रोसेसर का विकास जो है वो भारत में आईआईटी मद्रास द्वारा जो है वो किया गया था। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004 था। इंटेल 4004 प्रोसेसर का विकास इंटेल द्वारा किया गया। वो आपको इसके नाम से ही समझ आ सकता है कि इंटेल जो है इसी ने बनाया है। अब ये कब बनाया गया था इंटेल 4004? 1971 जो है इसमें बनाया गया था। तो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आज जो है आज की क्लास तो हमारी यहीं पर हो गई है। लेकिन क्या था, वैसे हम लोगों ने सोचा था कि आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू उनको करेंगे, लेकिन क्लास हमारी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज तो हम लोग एमसीक्यू नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोगों ने जो ये चैप्टर पढ़ा था, मतलब इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें जितने भी मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, हम लोग सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जनरेशंस का हो गया, या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, या कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गई। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में लाएंगे, और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें बहुत डिटेल में समझेंगे।